हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24। मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों की सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश में उपचुनाव के दंगल की। तो मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीट पृथ्वीपुर, रेगांव, जोबट में उपचुनाव के लिए वोट डाले जा चुके हैं और अब 2 नवंबर को आने वाले रिजल्ट का सभी प्रत्याशियों को इंतजार है। उपचुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस का ही रहा। उपचुनाव के हिसाब से वोटिंग परसेंटेज भी हाई है, लिहाजा दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कांग्रेस ने शराब और पैसे बांटे, लेकिन इसके बाद बीजेपी की सभी सीट पर जीत दर्ज होगी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी जीत का दावा कर कहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पूरा परिश्रम किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने कांग्रेस नेताओं पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस की जीत के वादों पर तंज कसा है। इधर PCC चीफ कमलनाथ ने कहा कि उनका मुकाबला बीजेपी के धनबल और प्रशासन से था। उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया, फिर भी मतदाताओं पर उन्हें विश्वास है। कांग्रेस ने अनैतिकता की पराकाष्ठा इस चुनाव में की। पैसे बांटना, दारू बांटना, आतंक मचाना, सारे अनैतिक साधनों का इस्तेमाल करना, सब कुछ किया। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से खंडवा लोकसभा सहित तीनों विधानसभा का उपचुनाव जीत रही। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरा परिश्रम किया है। 1 लोकसभा 3 विधानसभा के चुनाव हैं। जनता का आशीर्वाद मिलेगा और सभी चुनावों में भाजपा विजयी होगी। तो एक गुंडागर्दी का आलम, दहशतगर्दी का माहौल था। इस बार ये हुआ कि कार्यकर्ताओं ने बूथ बूथ पर ताकत से मैदान में उतरे, उनको जवाब दिया कि जनता ने बहुत अच्छे तरीके से मैदान में उतर के मुकाबला किया है और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब देगी और कार्यकर्ताओं ने मैदान में जो मेहनत की उसका परिणाम आएगा। चलो दोनों के दावे देख लो। कमलनाथ जी तो जब 28 सीटों के उपचुनाव हुए थे जिसमें हम 2/3 आए थे, उसमें कह रहे थे अगले 15 अगस्त को हम झंडा फहराएंगे, अगली बैठक विधायकों की CM हाउस में होगी। उनके दावे देखे थे ना आपने, इस बार भी देखे। जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला था, बरसात में हमारा पुलिस से, बल से, पैसों से, दबाव से, प्रशासन से जिस प्रकार उन्होंने सब उल्लंघन किया, सब नियमों का उल्लंघन किया, फिर भी मुझे मतदाताओं पर विश्वास है, सच्चाई का साथ देंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से, जो इस वक्त भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुधीर, मध्य प्रदेश की 4 सीटों पर उपचुनाव जोरदार तरीके से हुई, वोटिंग परसेंट भी काफी अच्छा रहा और अब सबको इंतजार है 2 नवंबर का कि कब रिजल्ट आएंगे। और उससे पहले बीजेपी हो या कांग्रेस हो, तमाम पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। देखिए, बिल्कुल दावे तमाम है और अगर बात की जाए तो जो वोटिंग परसेंटेज है उसको अपने पक्ष में बताने की कोशिश कांग्रेस और बीजेपी की ओर से की जा रही है। पर लेकिन हकीकत क्या है, 2 तारीख को जब 2 नवंबर को जब मतगणना होगी तो स्थिति पूरी तरीके से सामने निकल कर आएगी। पर लेकिन राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं जिस तरीके से मतदान चारों उपचुनाव की सीटों पर हुआ है। खंडवा की अगर बात करें तो पिछले बार के मुकाबले माफ कीजिएगा, इस बार वोटिंग परसेंटेज कुछ कम रहा, जिसको लेकर अभी तक कयास और अटकलें जो है वो कांग्रेस बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस इसको अपने पक्ष में मानकर चल रही है और ये माना जा रहा है कि कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कि जो कम वोटिंग परसेंटेज खंडवा में हुआ है वो बीजेपी से नाराजगी, सरकार से जो नाराजगी है, चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार हो या प्रदेश की बीजेपी की जो सरकार है, खाद और जो डीजल का जो मुद्दा है वो यहाँ पर हावी ज्यादा रहा। कांग्रेस के नेता इसको अपने फेवर मान के चल रहे हैं। वहीं पर बीजेपी को ये लगता है कि ये उपचुनाव था, चूंकि सहानुभूति के भरोसे ये पूरा चुनाव होता था और आमतौर पर अगर बात की जाए तो बीजेपी ने इस बार उस पैटर्न से अलग हटकर यहाँ पर टिकट का बंटवारा किया था। लिहाजा बीजेपी ये मान के चल रही है कि बूथ मैनेजमेंट जो कार्यकर्ताओं का था और प्रदेश की सरकार ने
जो काम किए हैं, जो प्रचार प्रसार किया गया, उसके आधार पर ये वोटिंग परसेंटेज और कोविड के कारण थोड़ी सी वोटिंग में कमी आई है और बीजेपी यहाँ पर जीत का अपना दावा कर रही है। वहीं पर पृथ्वीपुर में सबसे ज्यादा मतदान अगर कहीं हुआ है तो पृथ्वीपुर में हुआ है और सबसे ज्यादा शिकायतें अगर किसी क्षेत्र से आई बीजेपी के नेताओं के द्वारा तो पृथ्वीपुर से आई। यहाँ पर कांग्रेस ज्यादा मजबूत स्थिति में अपने आप को मान के चल रही है और जो आरोप बीजेपी के नेताओं के द्वारा यहाँ पर लगाए गए थे कि कांग्रेस के नेताओं के द्वारा गुंडागर्दी यहाँ पर की गई है, उसको सिरे से खारिज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया है। आज जब उनसे चर्चा हुई थी हमारी, तब उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि केंद्र में और प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, पुलिस और जो सुरक्षा बल लगाए गए थे वो जो है सरकार के लगाए गए थे और ऐसे में कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाना यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी को हार यहाँ दिखाई दे रही है। हालांकि इसके बावजूद भी बीजेपी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा ने यह दावा किया कि जो जनता का जो मत है वो बीजेपी को मिलेगा और प्रचंड बहुमत से बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल करेगी। लगभग यही स्थिति जोबट और रगांव की बनी हुई है। कयास अटकलें लगातार जारी है। जो वोटिंग परसेंटेज है अब तक उसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी की ओर से किसी भी सीट पर पूरी तरीके से आश्वासन नजर किसी भी पार्टी का नजर नहीं आ रहा है और ऐसे में देखना होगा कि जो वोटिंग परसेंटेज है इसका फायदा किसको मिलता है। खंडवा की कम वोटिंग परसेंटेज की बात करें या पृथ्वीपुर में जो ज्यादा वोट गिरे हैं उसका लाभ कांग्रेस बीजेपी में किसको जाता है। 2 तारीख को स्थिति पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। बिल्कुल सुधीर, इंतजार 2 नवंबर का सभी को रहेगा, लेकिन सुधीर आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जब वोटिंग हो गई उसके बाद कुछ बीजेपी कार्यकर्ता कुछ घरों में भी पहुंचे और उन्होंने 1-to-1 चर्चा भी की है मतदाताओं से, तो क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं नतीजा भी टटोलने की कोशिश की गई है बीजेपी की तरफ से? और पहले की भी अगर बात की जाए तो जब से उपचुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ था ताबड़तोड़ बैठक की गई, ताबड़तोड़ चुनावी सभा की गई, क्या समझा जाए बीजेपी के लिए जीत बेहद जरूरी है? देखिए, जो प्रत्याशियों की जो किस्मत का फैसला है, प्रदेश सरकार की साख की हम बात कर रहे थे, कांग्रेस के प्रचार की बात करें या फिर कांग्रेस के जो 2023 के भविष्य की हम बात कर रहे थे, वो मतपेटियों में बंद है। संभावना टटोली जा रही है। जो वोटर थे उनका मन टटोलने की कोशिश बीजेपी के नेताओं के द्वारा की जा रही है। और अगर हम बात करें तो कुछ जगह पर बीजेपी के नेताओं ने वोटरों से जानने की कोशिश की थी आखिर किसके पक्ष में ये पूरा मतदान हुआ है। वहीं पर कांग्रेस को ये लगता है कि पूरी तरीके से अब मतगणना के ऊपर ही इन प्रत्याशियों का भाग तय करेगा। लिहाजा मतदाता से ज्यादा कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, वो स्ट्रांग रूम की निगरानी पर अपनी प्राथमिकता दे रहे हैं। हम जो तस्वीरें अपने लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं कि रेगांव की बात हो या फिर जोबट या पृथ्वीपुर की बात करें, वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी और उनके समर्थकों के द्वारा जो मतगणना स्थल है, जो स्ट्रांग रूम है, उसके बाहर पहरेदारी की जा रही है। बीजेपी की यह कोशिश है कि मतगणना हो चुकी है पर लेकिन किसके पक्ष में वोट गया है, लिहाजा वोटरों से अगर सैंपल लिए जाते हैं और उसका एक आंकलन अगर लगाया जाए मोटा मोटा, तो उससे एक अंदाजा लग जाएगा कि आखिर इस चुनाव के परिणाम क्या रहने वाले हैं। और यही वजह है कि मतदाताओं के मन को टटोलने की कोशिश मतगणना से पहले बीजेपी के नेता कर रहे हैं, तो कांग्रेस के नेता जो है स्ट्रांग रूम के बाहर मतपेटियों की रखवाली करते हुए नजर आ रहे हैं। और बिल्कुल सुधीर, सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। सभी को इंतजार है 2 नवंबर का और IBC 24 भी सुबह दिन भर से उस दिन पूरे इलेक्शन का और पूरे रिजल्ट्स का अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा। शुक्रिया सुधीर पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट केदारनाथ मंदिर के विस्तार और आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा अनावरण के कार्यक्रम को बीजेपी भुनाने में लग गई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ में दर्शन करेंगे, तो भाजपाई अपने अपने क्षेत्रों के शिवालयों में केदारनाथ के दर्शन करेंगे। इस दौरान केदारनाथ में प्रधानमंत्री के हाथों होने वाले लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रमों के साथ ही वहां की सभी गतिविधियों का सीधा प्रसारण देखने और सुनने की व्यवस्था भी की जाएगी। इसे लेकर मध्य प्रदेश के शिव मंदिरों में इस कार्यक्रम की योजना को अंतिम रूप देने में पार्टी जुट गई है। कार्यक्रम के दौरान पार्टी विधायक, सांसद, महापौर समेत अन्य जनप्रतिनिधि और पार्टी नेता साधु संतों के साथ शिवालयों में जलाभिषेक भी करेंगे। फैशन डिजाइनर सब्यासाची मुखर्जी ने नए विज्ञापन पर उनके काफी विवाद होता दिख रहा है। दरअसल फैशन डिजाइनर सब्यासाची मुखर्जी अपने नए मंगलसूत्र के विज्ञापन को लेकर विवादों में घिर गए हैं। हिंदुत्व समर्थकों के सोशल मीडिया पर आलोचना के बाद इस विज्ञापन को लेकर दतिया में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नाराजगी जताई और कहा कि आपके विज्ञापन में मॉडल अंतरंग स्थिति में है। इसमें महिला मॉडल एक काली चोली और मंगलसूत्र पहने दिख रही है। महिला का सिर एक शर्टलेस पुरुष मॉडल पर टिका है, जो पूरे हिंदू समुदाय के साथ साथ हिंदू विवाह के लिए भी अपमानजनक है, बेहद आपत्तिजनक है। गृह मंत्री ने इस ऐड की निंदा करते हुए कहा कि 24 घंटे में इस विज्ञापन को नहीं हटाया गया और माफी नहीं मांगी गई तो फिर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ FIR होगी। जो डिजाइनर है सब्यसाची मुखर्जी जी, इनको व्यक्तिगत रूप से मैं चेतावनी दे रहा हूं और 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दे रहा हूं।
24 घंटे में अगर उन्होंने ये विज्ञापन जो आपत्तिजनक है, अश्लील है, अगर इसे नहीं हटाया तो केस रजिस्टर्ड होगा, वैधानिक कार्रवाई होगी और अलग से फोर्स भेजी जाएगी इनके लिए। भोपाल एम्स में हड़ताल कर रहे इंटर्न डॉक्टर से साध्वी प्रज्ञा सांसद ने मुलाकात की। प्रज्ञा ने एम्स पहुंचकर प्रबंधन और हड़ताली डॉक्टर से बातचीत की। एम्स में इंटर्न डॉक्टर्स की हड़ताल का आज चौथा दिन था। कोरोना की दूसरी लहर में सेवा करने वाले डॉक्टर प्रबंधन ने कोविड इंसेंटिव देने की मांग कर रहे हैं। इंटर्न ने कल से भूख हड़ताल की भी चेतावनी दी थी, लेकिन साध्वी प्रज्ञा से मुलाकात और आश्वासन के बाद भूख हड़ताल टाल दी गई है। वहीं सांसद ने भी कहा है कि वो प्रबंधन के साथ ही केंद्र स्वास्थ्य मंत्री से भी चर्चा करेंगे। इसके चौथा दिन हमसे पहले दिन प्रशासन ने बात करी, एडमिनिस्ट्रेशन ने बात करी, डायरेक्टर सर ने बात करी, सबने। तो पिछले 3 दिनों से लगातार इंटर्न डॉक्टर्स एम्स के बाहर हड़ताल कर रहे थे। उनकी मांग थी कि कोरोना के दूसरे काल में उन्होंने जो सेवा की है उसका भुगतान उन्हें किया जाए, और लगातार वो हड़ताल पर बैठे हुए थे और भूख हड़ताल की भी उन्होंने चेतावनी दी थी। और उसके बाद सांसद साध्वी प्रज्ञा वहां पर पहुंची, उन्होंने बातचीत की छात्रों से, इंटर्न डॉक्टर से, और फिर उसके बाद आश्वासन दिया कि जल्द ही वो इस पर संबंधित लोगों से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। और उसके बाद इंटर्न्स ने कल से होने वाली भूख हड़ताल को टाल दिया है। उनकी जो आवश्यकताएं हैं या उनको जो कहा गया है, उनका अधिकार है, वो नहीं दिया गया, तो ये उनकी जो मांग है वो प्रॉपर है। और उसके बाद मैंने उनसे जाना, तो मैंने कार्यवाही का कहा है कि मैं लिखित पत्र भी दूंगी। मिनी मुंबई को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 3 नई फ्लाइट की सौगात दी है। दरअसल रविवार को इंदौर से 3 शहरों के लिए नई फ्लाइट की शुरुआत हो गई है। इंदौर से सूरत, इंदौर से जोधपुर और इंदौर से प्रयागराज के लिए नई फ्लाइट्स शुरू हुई हैं। ये तीनों ही फ्लाइट इंडिगो की है, जिसका शुभारंभ केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वर्चुअली किया। इस मौके पर जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और इंदौर एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी भी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए तुलसीराम सिलावट ने कहा कि सिंधिया इंदौर के यात्रियों की जरूरत को देखते हुए फ्लाइट की सौगात दे रहे हैं। बता दें कि फिलहाल इंदौर एयरपोर्ट से कुल 19 रूट पर 76 फ्लाइट का संचालन किया जा रहा है। आइए देखते हैं बिग न्यूज। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने समीर वानखेड़े का समर्थन किया है। अठावले ने समीर की पत्नी और पिता के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नवाब मलिक के आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि समीर दलित परिवार से, उन्हें आरक्षण लेने का अधिकार है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी के गढ़ गोरखपुर में प्रतिज्ञा रैली की। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ का शासन गुरु गोरखनाथ जी के विचारों से बिल्कुल अलग चल रहा है। प्रियंका ने किसानों, खाद की कमी, महिला सुरक्षा और रोजगार जैसे कई और मुद्दों पर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। 3 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीकाकरण अभियान में पीछे छूटे जिलों के जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। पीएमओ ने एक बयान जारी कर ये जानकारी दी। इस कार्यक्रम में संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे। गाजीपुर बॉर्डर से हटाए जा रहे बैरिकेडिंग पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का बयान सामने आया है। टिकैत ने कहा कि प्रशासन जेसीबी की मदद से यहां लगे टेंट को उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर प्रशासन यहां से टेंट उखाड़ेगा तो किसान सरकारी दफ्तरों के बाहर टेंट लगा लेंगे। T20 विश्व कप में भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज मैच शुरू हो चुका है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। बता दें कि दोनों ही टीमों को पहले मैच में पाकिस्तान से हार झेलनी पड़ी थी। बात करेंगे शहडोल की, जहां पटेल नगर कॉलोनी में एक सब इंस्पेक्टर ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर खुद भी गोली मार ली। दरअसल एसआई हीरा सिंह परस्ते रीवा जिले के पनवार थाने में पदस्थ थे, जो घटना के दिन रीवा से शहडोल पहुंचे थे। बंद कमरे में पति और पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और सब इंस्पेक्टर ने सर्विस रिवॉल्वर से पत्नी को गोली मार दी और बाद में खुद को भी गोली मार ली। बता दें कि सब इंस्पेक्टर और उनका परिवार एक किराए के मकान में रहते थे। घटना के समय बेटा ट्यूशन गया हुआ था और बेटी बगल के कमरे में टीवी देख रही थी। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सौंप दिया है और घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी है। पटेल नगर में एक बहुत ही होनहार सब इंस्पेक्टर हीरा सिंह परस्ते, जो कि रीवा में पदस्थ थे,
वो और उनकी पत्नी मृत अवस्था में उनके घर में बंद कमरे में पाई गई और इसमें फॉरेंसिक अधिकारी देर रात को आए, उन्होंने इसकी फॉरेंसिक जांच की है और जो उनके पार्थिव शरीर हैं वो पीएम के लिए भेजे जा चुके हैं। जबलपुर में दबंग अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, उन्हें पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। दरअसल मामला जबलपुर के मझौली के इंद्राना पुलिस चौकी इलाके का है, जहां इंद्राना गांव के रहने वाले बर्मन परिवार के घर में दबंगों ने बाहर से ताला लगाकर आग लगा दी। परिवार के लोगों ने किसी तरह पड़ोसियों को बुलाकर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन गृहस्थी का पूरा सामान जलकर खाक हो गया। बता दें कि दबंगों ने पहले दिन में घर के बाहर धमकी भरा एक पर्चा चिपकाया और फिर रात में घर के बाहर दरवाजों पर ताला लगाकर घर को आग के हवाले कर दिया और फरार हो गए। और आज के जे आग लगा गए हमारे घर में, सब बाहर गए, मर जाती आज। कौन है लोग और क्यों आग लगा रहे हैं आपके घर में? हमें क्या पता साहब, हमें तो नहीं, पढ़े लिखे। क्यों पर्चा में कोई बहू का जिक्र है, लड़की का जिक्र है उसमें? पता नहीं है, वो मतलब लिखो बहू मैटर ही बोल रही, हम नहीं है ऐसे। कोई अज्ञात व्यक्ति से कच्चे खपेल मकान पे आग लगा दिया और उसके घर पे एक पर्चा छोड़ दिए है, उसकी पत्नी के बारे में कुछ लिखा हुआ कि उसको तलाक दे दो या छोड़ दो करके। यहाँ आरोपी तो अज्ञात है, मामला कायम कर लिया हमने 436 का और अज्ञात आरोपी को लगे हुए हैं, संभवतः जल्दी ट्रेस करेंगे इसको। देवास जिले के उदयनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक परिवार की दिवाली की खुशियां मातम में बदल गई। दरअसल जिले के पानकुआ मुख्य मार्ग पर पीली मिट्टी की खदान धंसने से एक युवक की मौत हो गई और 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। ग्रामीणों की माने तो दीपावली पर घर की लिपाई पुताई करने के लिए कुछ लोग मिट्टी खोदने गए थे। इस दौरान खदान के ऊपरी हिस्सा उनके ऊपर धंस गया, जिससे 35 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद देवास रेफर कर दिया गया है। मामले में एसडीएम आर एस सोलंकी ने बताया है कि प्रशासन ने मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। आज सरदार पटेल की जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर पूरे प्रदेश में और देश में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान राष्ट्रीय एकता दिवस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए और सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी मंत्रालय के सामने स्थित वल्लभ पार्क में वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दूसरी तरफ पूर्व सीएम कमलनाथ ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इंदौर और जबलपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। आज पूरा राष्ट्र श्रद्धा सहित अपने लौह पुरुष को, जिन्होंने अपनी दृढ़ता से, कुशलता से पूरे देश को एक किया, आज पूरा देश उनके चरणों में श्रद्धा सहित प्रणाम करता है, नमन करता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण ही आज संपूर्ण भारत की एकता और अखंडता है। उस एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में और संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का प्रयास इस देश के अंदर किसी ने किया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। और आज पूरा देश उनको इस बात के लिए याद करता कि जहां 80% लोग अपने देश की कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए थे, उस समय इंदिरा जी ने ये क्रांतिकारी कदम उठाया। तो आज ये सब बातें हम उनके संविधान दिवस पे याद करते हैं, पूरे श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज हम उन चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करना है और उनसे प्रेरणा है मिलती है हमको कि देश में कैसे काम करना चाहिए। सबको गरीब हो या अमीर हो या किसान हो, सबको साथ में काम करना। कांग्रेस परिवार उनके बीच में जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करिए। आम भारतीयों की मंशा को जानने वाली ऐसे नेता जिन्होंने इस देश को विकास के लिए, उत्थान के लिए हर संभव जो भी कार्य हो सकते थे बहुत कम समय में किए हैं, ऐसी वीरांगना को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनके बलिदान में याद करते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।